खुशामदीद। मैं अबरार मुतु एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब हम कश्मीर के डॉक्टर्स की बात करते हैं तो कश्मीर के डॉक्टर्स हमेशा कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, पूरी दुनिया में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। लेकिन कश्मीर में रह के भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कश्मीर के लोगों की खिदमत देने की कोशिशें करते हैं ताकि कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियां जो है वो आसान हो जाए। हमारे साथ कश्मीर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख बिलाल जुड़ चुके हैं, जो आज हमें कैंसर के मुतल्लिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है, उसके मुतल्लिक थोड़ी सी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों से बचा जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं तो कैंसर की कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है लोगों में, तो अवेयरनेस के हवाले से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे पहले लोगों को करनी चाहिए? बिल्कुल। जो कैंसर एक ऐसी बीमारी, इसका ये नाम जो है जी ये निकला है क्रैब से। क्रैब जो होता है, जो जिसको हम जरूर बोलते हैं, जी। सो इट इज़ लाइक स्प्रेडिंग दैट विंग्स एंड ऑल दैट। राइट राइट। तो इसका मकसद ये एक हमारी सेल ही होती है, जी जो कि हम जिसको हम ये बोलेंगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो नेचुरली हमारे ऊपर वाले ने एक निज़ाम रखा है कि हमारा जो सिस्टम है, ऊपर वाले ने जो बनाया है, इसमें कुछ प्रोएक्टिव फैक्टर्स हैं और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। जी। तो वो बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारी सेल एक मेंटेन्स रहती है। तो कभी भी इस बैलेंस को जब ठोकर पहुंचती है, तो जो नेगेटिव फैक्टर जो इनको इनहिबिट करते हैं ग्रोथ में, तो वो जब चले जाते हैं तो ये सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर। तो हमारे जिस्म में डिफरेंट इकसाम हैं कैंसर्स की। जी ब्रेन से लेके लंग, स्टमक, कोलन, जीआईटी जो भी है, या बोन कैंसर्स हैं, या स्किन सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स हैं, या जी फीमेल्स जी। में ब्रेस्ट कैंसर, तो डिफरेंट कैंसर्स हैं जो हम बात करेंगे। तो आजकल के वक्त में जो बोलते हैं कि आम सी नोशन है कि पता नहीं कैंसर क्यों बढ़ गया है। जी लोग कहते हैं कि कैंसर बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्किम्स की रिसर्च भी आ गई कि बिल्कुल कैंसर बढ़ रहा है कहीं बिल्कुल। ना कहीं। कैंसर बढ़ है, मतलब कैंसर एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है लाइफ का। जो जी भी मतलब हमारे एक जो एक्सपर्ट है रॉबिन, उन्होंने सबसे बेस्ट जो बोला है कोट कि द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट टू बी बॉर्न। जी। सो अगर आप पैदा नहीं होंगे तो आपके पास ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ठीक है। तो जो जब कोई कोई इंसान पैदा होता है तो उसको ये चीज़ें देखनी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल। बिकॉज सेल ग्रोथ करती है, डेड हो जाती है, तो इसमें ये इस फेज में ये चीज़ें आ सकती हैं। जी जी तो बेसिकली जो मेडिकल साइंस ने जो आई मीन जिसको हम कहेंगे किसने जो तरक्की की है, जी जो इनोवेशंस आई हैं, जी जो अपग्रेड हो गया हमारा मेडिकल साइंस जी इन रेस्पेक्ट ऑफ डायग्नोस्टिक्स, जी उसमें आपके बेसिक जो टेस्ट्स हैं, आपके बेसलाइन टेस्ट्स हैं, आपके स्पेशल टेस्ट्स हैं। ठीक है। तो उसमें रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है। यानी कि तो डिटेक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई। बिल्कुल जो डायग्नोस्टिक एम्यूनिटीज जो है, जी डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जी। वो बढ़ गया है। तो वो जब बढ़ गया है तो उसके हिसाब से आप, और लोगों में अवेयरनेस भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही बढ़ है। रही है बिल्कुल। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो एवरी थिंग इज ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ एवरीबडी, द जी स्मार्टफोन एवरीबडी है। तो हर कोई देखता है कि अवेयरनेस है रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज। जी तो लोगों में अब वो एक बढ़ गया है वो अवेयरनेस, तो वो जाते हैं कि हाँ मुझे ये हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, बिल्कुल। तो मैं इसके लिए वहाँ जाऊंगा, मुझे देखो मुझे क्या प्रॉब्लम है, जब उसको ये अवेयरनेस है। तो लेकिन मैक्सिमम, मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, जी तो जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आपकी माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमें इस कैंसर के बारे में बहुत सी कम अवेयरनेस है। तो उस बारे में इस मीडिया की वसत से मैं आपको उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है बिल्कुल। अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को अवेयर होना चाहिए, आम इंसान को इसके बारे में एजुकेट होना चाहिए कि होना कैंसर चाहिए। होता क्या है। कि जी कि मतलब डिफरेंट किस्म के कैंसर डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स और साइंस देते हैं। जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनका जिनका लोगों को पता भी नहीं चलता है। किसी को कोई मामूली सी चीज़ें जैसे स्वेलिंग होती है तो वो उसको अनदेखा करते हैं, या कि ऐसी चीज़ें या कोलन में कोई चीज़ हो या अंदर स्टोमक में, तो लोगों को पता भी नहीं चलती जब तक कि वो फोर्थ स्टेज पे जाते हैं। कुछ हाल ही हमने बात की एक डॉक्टर साहब से, तो उनका एक कहना था कि जब कैंसर पेन करना शुरू करता है तो वो फोर्थ स्टेज पे होता है, तब उसका कोई इलाज नहीं। पहले लोगों को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे अर्ली डिटेक्शन हो?
हो, जिससे लोगों को पहले पता चले? जब से आपने कहा कि अगर अर्ली स्टेज में हो तो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। बिल्कुल। बेसिकली हर इंसान को ऊपर वाले ने वो कहते हैं ना, अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, जी। इसको एक अक्ल दी है ऊपर वाले ने। तो उसको पता है कि मुझे अपने बॉडी में हर जगह देख के वो खुद देख सकता है। कैंसर के डिफरेंट अलामात हैं। अगर आप इसमें हिस्ट्री आप देख सकते हैं और एग्जामिनेशन में पढ़, हिस्ट्री में आपको अगर पेशेंट को लगा कि मुझे भूख कम है, जी। मुझे भूख कम हो रही है, मेरा वजन कम हो रहा है, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मुझे मतलब ये एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है, ये हिस्ट्री में उसको। दूसरी चीज़ है उसके एग्जामिनेशन पार्ट में, वो कभी भी आपने जब नहाता है या कोई भी पेशेंट है तो अपनी बॉडी को मस्त देखता है कि कहीं मुझे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ब्रेस्ट में नहीं है, एक्जिला में नहीं है, गर्दन में नहीं है, सर में नहीं है। तो हर जगह वो अपने आप को देखे कि कहीं मुझे कोई भी कोई जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं, जिसको हम ٲंٹ वनान या कहाँ ते ٲंट छ द्राई या गर्दन द्राई या एब्डामन या चेस्ट या कुछ शायद द्राई ٲंट। तो मैंने कुछ बहुत से पेशेंट ऐसे भी देखे हैं, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है अब इसमें, इस सब्जेक्ट में। तो मुझे जब पेशेंट आते हैं ये स्वेलिंग लेके, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कब से है, क्योंकि हमें पूछना पड़ता है ये कब से सडन आंसर है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है। उसमें हमें कुछ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आती हैं कि ये कौन सा बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, कैंसर है कि नहीं है। तो हम जब मैं उसको वो बोलते हैं कि हमें 4 साल हो गए, मैंने बोला आज क्यों याद आ गया आपको? बोला डॉक्टर साहब आज मुझे पेन होगी। सो दैट बट वही जो बात है कि स्वेलिंग हो, अगर पेन नहीं है फिर ज़्यादा डॉक्टर के पास जाइए, अगर पेन है फिर भी जाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप पेन को वेट ना करिए, आप इसको इसके सिम्टम को वेट ना करिए। जो भी है स्वेलिंग है, इसको आप अगर है तुरंत आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, फिजिशियन सर्जन जो भी है, तो उससे बोले वो उसको इवेलुएट करे कि ये वजह क्या है, स्वेलिंग है। तो उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है पैथोलॉजी की, एफएनएसी या बायोप्सी जो भी है, तो हम उसको फिर अब जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो फाइनल, इसको हम फाइनल डायग्नोस कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट डायग्नोस होता है कि ये हाँ ये इसमें ये हो रहा है। फिर इंसान शांत रहता है कि हाँ अगर नॉर्मल है, बिनाइन है, तो वो टेंशन के बगैर रहेगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उसके लिए उसको आना पड़ेगा, उसके लिए एफएनएसी करनी पड़ेगी या बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मेडिकल हॉस्पिटल में, यहाँ हर जगह है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, हर जगह अवेलेबल है। तो उसके लिए वो लेकिन जाना है, ये नहीं कि मतलब मुझे है अब मुझे परेशानी नहीं करता है मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ, वो इंतजार नहीं करना है। वो चीज़ हमारे दिमागों में निकालना है। पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा हमारे फीमेल फोक का। सो जो हमारे फीमेल फोक में शाइनेस है, वो आपके माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि वो हमारी माएँ बहनें जो भी हैं वो शाइनेस निकालनी है। वो शर्म जो हम कहते हैं मेरी ब्रेस्ट में स्वेलिंग है या मेरी प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग है, तो हम अपने घर के किसी बंदे को नहीं बोलते हैं। बेटी माँ को नहीं बोलती है, या बहन बहन को नहीं बोलती है, बहन भाई को नहीं बोलती है, बहन बाप को नहीं बोल सकती है। उसमें मुझे लगता है उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप कि हमारी बहन है, हमारे जो भी है, हमारी फीमेल फोक हमारी फैमिलीज़ में जो है, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिला झिझक जो भी अगर आप हाँ, और हमेशा ये एक प्रोग्राम चला है हमारे इसमें गवर्नमेंट में कि सेल्फ पैल्पेशन प्रोग्राम, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट में जो हमारी फीमेल्स हैं जो प्यूबर्टी क्रॉस करती हैं, तो उनको हमेशा अपने ब्रेस्ट्स को नज़र मारनी चाहिए, नहाते वक्त चाहे कभी भी सोने के वक्त, जब भी एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार या 2 बार वो अपने ब्रेस्ट, कहीं मुझे स्वेलिंग तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो एक अवेयरनेस मैं आपकी माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उनको वो अवेयरनेस हो जाए कि हर कोई फीमेल अपने बॉडी, या मेल भी और फीमेल्स पर्टिकुलरली फॉर द ब्रेस्ट, वो देखें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट डायग्नोज हो जाता है तो शी इज गोइंग टू लिव लाइफ लॉन्ग, शी विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो वो सिर्फ इतना ही कि अगर अर्ली वो अपने आप को डॉक्टर के पास ले, स्क्रीन करे, एफएनएसी बायोप्सी जो भी उसको डॉक्यूमेंट करे। हाँ अगर वो नॉर्मल है तो उसको चिंता की जरूरत नहीं है, अगर कुछ निकला खुदा ना खास्ता तो फिर भी इलाज है। ये वैसा नहीं है कि मतलब कैंसर तो इट इज़ अ डेथ सर्टिफिकेट। तो उसमें अगर अर्ली डायग्नोज है तो इट इज़ 100% क्यूरेबल। जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जो पहले ही आपको सिम्टम्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। तो इसमें जो एसिम्टोमेटिक कैंसर्स है उसमें क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, एसिम्टोमेटिक कैंसर जो हैं मोस्टली ब्रेस्ट के होते हैं क्योंकि वो पेनलेस होते हैं। पर्टिकुलरली अगर लंग का कैंसर होगा जो पेरिफेरी में होगा, उसमें उसको न खांसी आती है, न उसमें सांस फूलती है, न खून आता है, न कुछ होता है। तो
वो चीज़ें उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, और दो इसमें दो ग्रुप्स हैं, मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक आदों की फैमिली हिस्ट्री होती है, उनकी फैमिली फैमिली में कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं, उसको हम हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम बोलते हैं जी। या लिंच सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो उनकी जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, तो उनकी कैंसर्स में होते हैं। तो अगर उनको पता है मेरी फैमिलीज में इसको भी था कोलन कैंसर, या उसको ये था, मेरे या भाई बाप का का, दादा बहन का या बहन रिश्तेदार का का। था, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उसको कोई सिम्टम भी नहीं है, जी। तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 साल तक हुई है, उसको अपर जीआई एंडोस्कोपी है, लोअर जीआई एंडोस्कोपी है। हर प्राइवेट, हर गवर्नमेंट सेटअप पे आज ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के हैं, हर कोई कश्मीरी डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। तो दे कैन पिक अप द थिंग्स, एंड वो अगर उनको लगा डायग्नोज एंडोस्कोपी करके कोई लीजन है, वो बायोप्सी उठा के हम बायोप्सी डायग्नोज उनको अर्ली कर सकते हैं, और वो दे कैन बी ट्रीटेड 100% एज अर्ली एज पॉसिबल। जब हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं, यानी कि जैसे डिटेक्शन की बात करते हैं, तो किस पीरियड के बाद और किस उम्र के बाद ये ज़रूरी होता है? यूजुअली मैं जो आपको बोला कि इसमें एक हेरिडिटी पार्ट है, दूसरा जो एक्वायर्ड पार्ट है। हेरिडिटी पार्ट जो है उनको हम 20 साल के बाद ही, उनको अगर उनके फैमिलीज में रन कर 20 साल के बाद ही उनको अपर जीआई एंडोस्कोपी या लोअर जीआई एंडोस्कोपी करे, पर्टिकुलरली कोलन और स्टमक की बात करता हूँ मैं। तो उनमें ये वो हर साल करनी है? नहीं, हर साल 5-5 साल के बाद कर सकते हैं स्क्रीनिंग। अगर कुछ नहीं है तो 5 साल के बाद वो ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर अर्ली लीजन भी होगा तो अर्ली ट्रीट होगा, ही विल बी 100% क्योर। तो उसमें उनको ये नहीं वेट करना है, मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मुझे ये लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं है, वेट कम नहीं हो रहा है, या मुझे मैं ठीक हूँ, हटा कटा हूँ, उसमें उसको वेट नहीं करना 5 साल का। उसमें कोई हर्ज भी नहीं है लोगों में, और वहम है। मैंने देखा है मैक्सिमम जब भी मैं कुछ पेशेंट आते हैं, मैं उनको कुछ सिम्टम बोलता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे म्यादे में फूक चढ़ता है, ठीक है, मेरी कब्जी है, तो मैं उनको बोलता हूँ एंडोस्कोपी करो। नहीं डॉक्टर साहब मुझे माफ करो, ये नहीं करना है। मैंने बोला ये वो कंसेप्ट निकालना है हमारी बात। हाँ वो था, जब पहले था 20-30 ईयर्स बैक, एंडोस्कोपी थी वो रिजिड एंडोस्कोपी थी, वो मेटेलिक होती थी, उसका तो होता था पेन। बट आजकल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपीज आई हैं, थ्रेड जेल लाइक, आपको कुछ पता नहीं चलता है, अंडर एनेस्थीसिया और विदाउट एनेस्थीसिया आप सारे गट को स्क्रीन कर सकते हो। तो वो भी एक वहम लोगों के दिमागों से निकालना है कि एंडोस्कोपी एक पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आउटडोर ओपीडी प्रोसीजर है। तो आप घर जा सकते हो, सुबह कर सकते हो, डॉक्टर साहब से मशवरा करके प्रिपरेशन लेने की क्या प्रिपरेशन करनी है, तो वो सुबह करके आप उसी वक्त घर भी जा सकते हो। अब एक्वायर्ड में क्या करना चाहिए जब आप एक्वायर्ड की बात करते हैं? एक्वायर्ड की बात है, मतलब उसमें हमें थोड़े लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाने हैं। जो मैं बात करूंगा लाइफस्टाइल्स की हमारी, क्योंकि लक्सुरियस लाइफस्टाइल है हमारा कश्मीरियों का, पर्टिकुलरली मैं देखता हूँ, तो हमें ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, लक्सुरियस है, गाड़ियों में चलते हैं हम, कोई एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। एक्सरसाइज एटलीस्ट, हाँ मैं कहता हूँ कि 24 घंटे हैं आपके दिन के, एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को दे दो। अगर 24 घंटे आप बाकी सोने में, खाने में, किसी और काम में करते हो, एटलीस्ट 1 घंटा तो वर्जिश कर सकते हैं। हाँ यस, मैं करता हूँ, मैं खुद की एग्जाम में 2005 से करता हूँ। मैं हमेशा 1 घंटे एक्सरसाइज मॉर्निंग करता हूँ, कम वट में। तो उससे आपका एक मेंटल सुकून भी रहता है, स्ट्रेस फ्री रहते हो, क्योंकि हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं, तो आपका मूड एलिवेट रहता है, और आप काम भी करते हो, नींद भी करते हो, खाते भी हो, तो अच्छी वो एक चीज़ है। नंबर दूसरी चीज़ है, हमें डाइट का इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल जो है हमारा, फैट बहुत कम लेना, एनिमल फैट, जो एनिमल फैट हम लेते हैं, क्योंकि कोलन कैंसर एक मेन काज है एनिमल फैट का। तो एनिमल फैट हमें एक्वायर्ड जो बात कर रहे हैं, कौन से फूड्स है एनिमल फैट में? एनिमल फैट जो हम चर्बीदार मांस कशर पे वन चाहिए, चर्ब ना अगर 2 लेयर आसी चर्बी बेगे सो टेक प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ले लो, चर्बी थोड़ा कम। हाँ अगर चर्बी लेते हो 1 पीस ले लो, लेकिन आपके उसके साथ फाइबर डाइट साथ लेंगे, आपके सैलेड साथ लेने, आपको गाजर, मूली, ठीक है, कैरेट, बाकी जो भी है वो चीज़ें इसके साथ लेनी है आपको, फाइबर डाइट। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल में है, वो चीज़ें आप दही ले लो, और ये और फैटी डाइट थोड़ा कम करो, और कार्बोहाइड्रेट डाइट भी कम करो, तो आपको वो बैलेंस्ड एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, वो एक एक्वायर्ड में। दूसरा चीज़ है कि एक्वायर्ड में आपका जो है, मतलब वो यूजुअली उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी की ब्लीडिंग हो जाती है, हमारे मेल्स या फीमेल्स में किसी को ब्लीडिंग, बड़ी पेशाब से वो घर वालों को बोलता ही नहीं है, क्योंकि मतलब बोल रहा है ये पता नहीं मुझे, मतलब कोई शाइनेस की वजह से, मोस्टली मैंने देखा है जो एक्सपीरियंस है, वो शाइनेस होती है हमारी, हमें शर्म आती है, मैं बड़े को क्यों बोलूँ, मैं बड़े भाई को क्यों बोलूँ, बाप को क्यों बोलूँ, माँ को, ये मुझे शर्म की बात, ये शर्म की बात नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, आपका वजन कम होता है, आपकी भूख कम है, ठीक है,
तो उस वजह में आप जाइए डॉक्टर साहब के पास, कंसर्न डॉक्टर साहब के, तो वो आपको वो सही मशवरा देगा क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना है, आपको किस लाइन पे इन्वेस्टिगेट करना है, ताकि आपको आगे आके कोई प्रॉब्लम अगर अर्ली हो तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल फिट हो जाएंगे कि अगर अर्ली डिटेक्शन आपकी जो भी आपकी डिजीज होगी तो वो एक्वायर्ड पार्ट। जब हम डॉक्टर साहब खाने पीने की बात करते हैं, आजकल ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आता है, पैकेट फूड आता है, तो पैकेट्स में आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट रहता है। तो उस हवाले से लोगों तक क्या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जंक फूड्स हैं, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस जंक फूड एंड फास्ट फूड इनके अगेंस्ट। तो जो मुझे लगता है क्या पुराने लोगों की जो सेहत ज़्यादा अच्छी होती थी आज लोगों की वजह से उनका स्टेमिना ज़्यादा है। आप भी देख सकते हैं जो हमारे वालिद बुजुर्ग हैं, हैं। हाँ उनकी स्टेमिना ज़्यादा हमसे है। जी। तो वो क्या करते थे, वो एक तो फिजिकल काम करते थे, दूसरा वो खुद घर का जो पकाते हैं, घर का जो खाना है वो सबसे बेस्ट है। जो घर में आप खुद बनाते हो, ऑयल मकदार में डालते हो, वो अच्छी तरह धोते हो, अच्छी तरह देते हैं, तो उन चीज़ों का ज़्यादा करें। फास्ट फूड्स पे कम भरोसा करें, क्योंकि आपको पता नहीं जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं एंड ऑल दैट। इवन मतलब दूसरा पहलू ये है कि मतलब हमारे जो हमारा फ्रूट इंडस्ट्री है उनसे मैं गुजार करूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि शुपियन बेल्ट में मैक्सिमम जो मेलिग्नेंसीज में डिटेक्ट करता हूँ वो शुपियन बेल्ट में ज़्यादा आती हैं, चाहे ब्रेस्ट हो चाहे लंग हो, ठीक है, चाहे थ्रो हेड एंड नेक के कैंसर हैं। तो मैंने भी देखा कि मतलब जो हमें इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जी दवा पाशी जो हम कहते जी हैं, जी जी। तो उसमें आप पूरा पीपी किट का इस्तेमाल करें, प्रोटेक्टिव गेयर जो होता जी है, जी। क्योंकि हम ऐसे ही दवाई फेंकते हैं तो वो भी एक कारण है कि वो माइटोजेनिक होते हैं। जो इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम अपने पेड़ों को लगाते हैं पर अच्छी जी। फल के लिए, तो वो भी एक कहीं ना कहीं वो हमें भी खराब, हमारा जिस्म बिल्कुल भी बिल्कुल खराब कर। वो उन क्योंकि जो स्टडीज आ गए हैं तो उनमें वो हो के मतलब उसमें कैंसर्स की ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है उन पेशेंट्स में। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कश्मीर के सेटअप की, कश्मीर में जहाँ पे हम, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसान जो कैंसर का शिकार होता है, तो उस हवाले से कश्मीर के अंदर कैसी ऐसी जगहें हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है जिनको अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं कैंसर, इवन जो हमने बात की स्क्रीनिंग की वो बहुत तो सारे की लोग जाएगी। बाहर जाते हैं और हाँ हज़ारों लाखों का, बार बार ऐसे भी केसेस हमें सुनने आते हैं कि उनको थिएटर जाना होता है, उनको बोलते हैं पहले आप 5 लाख की बिल दे दो, उसके बाद आपका थिएटर में प्रोसीजर करेंगे। तो कश्मीर में ऐसी चीज़ें कहाँ पे हैं, क्या है जहाँ पे लोगों को सहूलियतें मुहैया हो सकती हैं? बिल्कुल लोगों में एक आम सा कंसेप्ट है कि मतलब कैंसर बाहर बाहर का, एक जो कंसेप्ट मैंने भी देखा है बहुत कैंसर जो जाते हैं पेशेंट, क्योंकि हम पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते आप यहाँ ही कराओ, वो अपने पेशेंट का उसका अपना हक होता है, जहाँ पे भी उसकी मर्जी है वहाँ करा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपना कोई पेशेंट होता है, जैसे मेरे मामा जी थे उनको भी पैनक्रियाटिक कैंसर था, तो मैंने उनको यहीं कराया ऑपरेट, यहीं उनको ऑपरेट कराया, तो वो माशाल्लाह उनकी अब स्टेज ज़्यादा बड़ी थी, तो बट 1 साल उन्हें बहुत अच्छी तरह गुजारा, और बहुत बड़ी सर्जरी जिसको हम विपलस सर्जरी करते हैं, तो बहुत अच्छी सर्जरी हुई कश्मीर में। तो कश्मीर में सेटअप है। हाँ एक चीज़ की मैं कश्मीर जो प्राइवेट जो सेटअप्स हैं, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट है वो प्राइवेट जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उसमें हमें थोड़ा इम्प्रूव करना है। इंटेंसिव जो हमें अटेंडेंट्स को अलाउ नहीं करना है, तो हमें कुछ जो हमारे जो पैरामेडिकल जो बैकबोन नर्सिंग केयर होता है, वो बैकबोन होता है हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप का, तो वो केयर करे सारा, अटेंडेंट न खुद ना करे कुछ, वो पेशेंट को हो जाए, वो उसमें हमें थोड़ी इंप्रूवमेंट लानी है। बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो वेल एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं यूएस भी गया हूँ, मतलब कनाडा भी गया हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, तो मैं हमारे पास हर उनका जो हैंड एक्सपर्टाइज है उसमें कोई चैलेंज नहीं है, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तो बस अभी पेशेंट कोई बोलता है मतलब हम जाएं फिर वहाँ पे जाके फिर प्रोटोकॉल देके फिर वो फिर दोबारा यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि पोस्ट ऑपरेटिव है, बाकी हमारे पास हर कोई सेटअप है, चाहे गवर्नमेंट में भी है और प्राइवेट में भी अच्छे सेटअप्स अब बन रहे हैं और उभर रहे हैं, प्राइवेट सेटअप भी अच्छा सा। तो हमारे पेशेंट्स को बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम होता है। जो एनसीएन गाइडलाइंस हैं वो कैंसर को ट्रीट, जैसे चाहे मेडिकल हो चाहे सर्जिकल पार्ट हो, तो डायग्नोस्टिक पार्ट हो, तो वो सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कश्मीर में। हमारे लोगों को ये मिसकंसेप्ट है कि बाहर कहीं इससे अच्छा इलाज मिलता है, प्रोटोकॉल सेम सेटअप होते हैं हर किसी कैंसर के लिए, चाहे आप कहीं पे भी जाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जाने माने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख बिलाल हमारे साथ बात कर रहे थे, और बेज़ाब्ता तौर पे इन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से कैंसर के रिलेटेड कैसे हमें अवेयरनेस लेने की ज़रूरत है, और कैसे हमें अपने अहल वयाल को भी और अपने आप से भी जो है पेशकदमी करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एक कहीं ना कहीं एक वबा जैसी हमें दिख रही है, इस पर हम काबू कर पाए। इन्होंने सारी चीज़ें जो बोली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी किसी और शख्सियत से कराएंगे जो हमें ऐसे ही किसी अच्छे मौजू पे हमारे साथ जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे, ताकि हमारे रीडर्स, हमारे व्यूवर्स जो है, उन तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। मैं अबरार मुत्तू क्यूएनएस में एक ख़ास रिपोर्ट लेके आया था। मेरे साथ मेरा कैमरामैन इनायत बेग है। आज के शुमारे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।